सवाल ये है कि कौन कितनी देर तक लड़ सकता है। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस देख रहा था ईरान और इजराइल का। तो अगर आप रकबे के हिसाब से देखें तो इजराइल का टोटल जो लैंड एरिया है वो तकरीबन 8000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसमें अगर आप नजफ डेजर्ट वगैरह निकाल दें आबादी सिर्फ तकरीबन 1200 स्क्वायर माइल्स पर है, और जितनी भी इनकी फौजी तनसीबात हैं ये सब सिविलियन इलाकों में हैं। वहाँ पर ही ईरान के मिसाइल लैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट एज वी स्पीक एक मिसाइल बराज इस वक्त भी टेल अवीव को हिट कर रहा है। इनके जो मिलिट्री अस्पताल हैं वो जमीन के नीचे, सिविलियन एरियाज के नीचे सुरंगों में है, मतलब जो ह्यूमन शील्ड्स के बारे में बात करते थे, राइट? ये तो हमबास के बारे में सुनते जी बिल्कुल। दूसरी जानिब ईरान का जो लैंड एरिया है अराउंड 635,000 स्क्वायर, मैसिव। अब सवाल ये बनता है कि ईरान के पास एयर डिफेंस नाम की कोई चीज नहीं है, हम जानते हैं, एयरफोर्स नाम की कोई चीज नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी फंडिंग लगाई थी प्रॉक्सीज में, इत्तेहादियों में या फिर मिसाइल्स में। ये इस वक्त किसी को नहीं पता कि ईरान के पास अभी कितने मिसाइल्स हैं और किस किस्म के मिसाइल्स हैं। कुछ जो हमने फुटेज देखी है वो मिसाइल इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि शायद हाइपरसोनिक मिसाइल्स वहां पर भी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इस वक्त अंडर फायर ईरान कितने मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सकता है, कितने डिप्लॉय कर सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, उनका डोमेस्टिक प्रोग्राम है, डोमेस्टिक जिससे वो बनाते हैं, खुद ही तो बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, लेकिन हमें इसकी कैपेसिटी नहीं पता। अंदाजे हैं लेकिन हमें नहीं पता। अच्छा, मैं आपको कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूं, सॉरी, क्योंकि हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं। अल जजीरा का एक कंपैरिजन छपा है, मैं अगर वो स्क्रीन पे अगर हम वो दिखा दें, उसमें ये तो बहुत वाजे है कि जिस तरह आपने भी कहा कि आबादी चूंकि ईरान की ज़्यादा है तो उनकी जो फ़ौज है, जो एक्टिव फ़ौज है वो 6 लाख से ऊपर है, इजराइल की 2.25 लाख है। रिज़र्व फ़ौज देख लें तो ईरान की 3.5 लाख, उधर भी तकरीबन बराबर ही है। डिफेंस बजट जब आप कंपैरिजन करें, अगर ये दिखा दें पिक्चर, तो ज़ाहिर है कि इजराइल का बहुत ज़्यादा है और मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसकी डोमिनेशन है ना इजराइल की। अच्छा, इसमें आपने चूंकि ये एयरक्राफ्ट्स की बात की और सब यही सवाल कर रहे हैं कि यार इजरायली आपकी एयर स्पेस को डोमिनेट कर रहे हैं, आपके कहाँ गए जहाज़? तो पता ये चला कि दोनों के पास 300 से ऊपर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ईरान के पास ये पुराने खटारा रशियन मिग हैं, उधर जो है वो अमेरिकन स्टेल्थ हैं, F-35 है और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो हैं। तो इस वक्त भी जो हमें नज़र आ रहा है, या हमारा भी जो ये स्कर्मिश हुई थी इंडिया के साथ, आपका एयर डिफेंस, आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, दैट डिटर्मिन्स के होगा क्या जब तक, क्योंकि अभी इस चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि आर्टिलरी जो है वो उस मतलब 6000 से ऊपर है ईरान की, इजराइल की जो है वो 500 से ऊपर है। लेकिन ये आर्टिलरी वहां तक आती नहीं है, ग्राउंड फोर्स की जंग ही नहीं है, वहां तक आती नहीं है बात। दूसरी बात है कि इजराइल के पास पूरे मगरबी ममालिक का खजाना भी तो है ना, खुला हुआ है। सो द क्वेश्चन इज कौन किसको ज्यादा रीसप्लाई कर सकता है और कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो मेजर ट्रम्प कार्ड है, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये हेलीकॉप्टर्स भी अगर आप कंपैरिजन देख लें, अगर ये सही है तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास बिल्कुल नहीं है, मतलब दे हैव 30+, इजराइल के पास है 40+। नहीं अभी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर की जंग नहीं है, वो नहीं है हेलीकॉप्टर्स की जंग। मतलब कहने का मकसद ये कि आपके पास एयर पावर जो है वो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह कैसे डोमिनेट किया हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स में की है। इनके पास मौका था JFs खरीदने का, इन्होंने इनकार किया था। दैट इज द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। सही है या गलत है ये एक अलग सवाल है। मेजर जो एसेट है इजराइल के पास वो है मोसाद और मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन। हमने देखा था कि जैसे ही ये शुरू हुई टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया, हमने देखा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया, और ये एक बड़ी पुरानी तारीख है। हाँ, ये थोड़ा सा तवील है, हो सकता है कि वक्फे के बाद भी मैं ये फिल्म, और ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी है। कल मोसाद के एक एजेंट को ईरान में फांसी दी गई, इस्माइल फ़िक्री को। उसे दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था जब से इसराइल ने हमला शुरू किया। उसके बाद 24 दीगर ईरानियों को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मोसाद और सावाक का ताल्लुक़ महीनों या सालों पुराना नहीं है, ये अशरों पुराना है। जब शाह की हुकूमत थी और सावाक जो शाह की खुफिया एजेंसी थी जिससे ईरानी कांपते थे, वो दरअसल मोसाद की शागिर्द थे। मोसाद ने उसे ट्रेन किया, ऑर्गेनाइज़ किया और उसको एक जैसे इस्तबदादी एक पंजे की शक्ल देने में बहुत कलीदी किरदार है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो शाह परस्त हैं आज दुनिया में कहीं भी हों जी, वो इसराइल परस्त ज़रूर हैं। अच्छा, इनकलाब के बाद 80 की दहाई में CIA और मोसाद ने
मुजाहिदीन खल्क नामी जो तंजीम थी, जिसने कि ईरानी इनकलाब में बहुत ही हरावल किरदार अदा किया था, इनकलाबी तंजीम थी, मगर उसने फिर इन्फिल्ट्रेशन में कामयाबी हासिल कर ली और उसका नतीजा ये हुआ कि जब मजहबी हुकूमत की जानिब से क्रैक डाउन शुरू हुआ है तो बाकी जो लेफ़्ट की तंजीमें थीं वो अंडरग्राउंड चली गई या इधर उधर हो गई, लेकिन मुजाहिदीन खल्क जो है वो सद्दाम हुसैन की गोद में जाके बैठ गया और उस पर सद्दाम हुसैन जो है वो इराक़ का सबसे करीबी इत्तेहादी था इलाके में। अच्छा, मोसाद की जो नेटवर्किंग है जो कि आज तक है, एक तो है इसमें शाह परस्त, भले ईरान के अंदर हों या ईरान के बाहर हों, सावाक से जुड़े हुए साबिक लोग, ज़ाहिर है कि अब वो बूढ़े हो चुके होंगे लेकिन उनकी आइडियोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। मुजाहिदीन खल्क का जो भी छोटे मोटे लोग बस गए हैं इनसाइड या आउटसाइड डिसग्रंटेड किस्म के एलिमेंट्स, वो इसमें शामिल हो सकते हैं और ख़ुद मौजूदा हुकूमत के जो इदारों में छुपे हुए मोल्स हैं उनकी तरफ जो है वो तवज्जो बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा ईरानी कुर्द जिन्हें इनकलाब के शुरू में बड़ी बेदर्दी से कुचलने की कोशिश की गई थी, इसके अलावा जनूबी ईरान में जैशुल अदल वग़ैरह जो हैं जिनका आप हो सकता है बाद में ज़िक्र करें, ये सारे एलिमेंट मिला के जो हैं वो एक नेटवर्किंग के लिए खाम माल बने हैं मोसाद का। लेकिन ताज़ा तरीन जो ऑपरेशन है वो किस तरह मोसाद ने